जय हिंद साथियों, स्वागत है इंडियाज का नंबर 1 प्रैक्टिस सेट डिस्कशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स में टोटल 100 क्वेश्चन, 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फुल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, जो तैयार किया गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, यानी पटना का ये एकेडमी है जिसका अन्य नाम है दरोगा फैक्ट्री। तो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल ये टेस्ट सीरीज चलाया गया है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होगा, जिसको फुल डिस्कशन देखने के बाद इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। टोटल अगर 100 क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं तो इसमें आपका क्या क्या फायदा होने वाला है वो बता देते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप मजबूत हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा स्टैटिक जीके का पोर्शन मजबूत हो जाएगा। उसके बाद 20 जो है करंट अफेयर्स, 20 से 22 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप रोज के रोज का अप टू डेट होते रहेगा। और इससे एक और फायदा होने वाला है कि इस डिस्कशन ग्रुप में टोटल ऑप्शन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट ऑप्शन होते हैं, सभी का डिस्कशन किया जाता है, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अगला वीडियो डालेंगे उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और बहुत ही वीडियो खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें कम से कम 500 जीके का रिवीजन तो आपको हो ही जाएगा जीके के क्वेश्चन का। उसके बाद तो स्टैटिक हो जाएगा, वर्ल्ड मैप, ये सब तो आपका मजबूत होगा ही। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी है, यानी भारत में बनने वाली पहली सहकारी मतलब कोऑपरेटिव कमेटी कौन सी है। तो भारत में बनने वाली सबसे पहली कोऑपरेटिव कमेटी जो है साख समिति है। कौन सी समिति है? साख समिति। साख समिति की स्थापना 1904 में हुआ। तो साख समिति की स्थापना 1904 में हुआ था। ये जो कृषि समिति, गृह समिति और विपणन समिति है, इस सब का डिस्कशन करना एकदम बेकार काम होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो नहीं पूछने वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन करके टाइम बर्बाद करना बेवकूफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। 2 अस्थायी सदन के नाम बताना है, यानी अस्थायी सदन किसको बोलते हैं उसी को बताना है। तो भारत के संसदीय सदन में अस्थायी सदन जो होते हैं और अस्थायी सदन होते हैं। क्या होते हैं? सदन जो होते हैं, एक होता है अस्थायी चलने वाला और एक होता है अस्थायी। अस्थायी और अस्थायी 2 तरीके से होते हैं। अस्थायी जो होते हैं जो कभी भंग नहीं होता है, जो कभी भंग नहीं होता है। अस्थायी जो होते हैं भंग हो जाते हैं, अस्थायी भंग हो जाते हैं। तो भंग होने वाले और नहीं भंग होने वाले, यही सदन के बारे में बताना है। तो आप भली भांति जानते होंगे कि लोकसभा के जो नेता होते हैं, लोकसभा के नेता पलटू होते हैं, उस पर कोई गारंटी नहीं होता कि वो कब पलट जाएंगे, कब सरकार गिरा देंगे। तो लोकसभा में जितने सारे नेता होते हैं, लोकसभा भंग होने वाली है, मतलब लोकसभा अस्थायी है। लेकिन ये तो था सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो आ जाते हैं विधानसभा। क्या आ जाती है? विधानसभा। स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा आ जाती है। ये जो है ये भी भंग होने वाली है। इसके भी नेता का कोई ठीक नहीं है कब सरकार पलट जाएगा। जैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार, कभी भाजपा तो कभी कहीं तो कभी कहीं पे जाके गठबंधन बना के अपना सरकार बना रही है, खाली किसके लिए? कुर्सी बचाने के लिए। तो कुर्सी बचाने वाली जो भी सदन है वो सभी अस्थायी सदन है। मतलब लोकसभा और विधानसभा, राज्य की विधानसभा क्या है? अस्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना ही से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अस्थायी सदन में आपका आ जाएगा राज्यसभा। क्या आ जाएगा? राज्यसभा और विधान परिषद। राज्यसभा और विधान परिषद, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है। इसमें 2-2 साल पर 2-2 साल कर करके इसमें सदस्यों की 1/3 सदस्यों के क्या होता है? चुनाव होता है। 1/3 सदस्यों की चुनाव होता है, यानी ये सदन कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन लोकसभा क्या है
कि लोकसभा जब विघटन होगा तो पूरा का जब चुनाव होता है तो पूरा का पूरा सदन खाली हो जाता है, कुर्सी पर एको आदमी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राज्यसभा में जाएंगे तो जब जाएंगे तब उसमें कम से कम 1/3 सदस्य को छोड़ करके आपको सदस्य देखने को मिलेगा। इसीलिए क्या है, ये अस्थाई सदन है। इसको क्या बोलते हैं, विविधों का सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविधों का सदन बोलते हैं। लेकिन इसको जो अस्थायी सदन होती है, लोकसभा होती है, उसको युवाओं का सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युवाओं का सदन बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हुए जाना है, आपको एक एक चीज़ों पर ध्यान रखना है। लोकसभा की चर्चा किस में है, तो लोकसभा की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, लोकसभा की चर्चा किस में है, अनुच्छेद 81 में। किस में है, अनुच्छेद 81 में। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री थे। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि कौन ऐसे मुख्यमंत्री है, कौन ऐसे मुख्यमंत्री है जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वो किस राज्य के थे, उसी का मिलान करना है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे इसको मिलान करेंगे। सबसे पहला है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो थे आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। मोरारजी देसाई कहाँ के थे, बम्बई के। मोरारजी देसाई बम्बई के सीएम थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के थे। चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह जो थे यूपी के थे। कहाँ के थे, यूपी के थे। और नरेंद्र मोदी तो आप सबको जानते हैं कि गुजरात के थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 5, 4, 1, 3 यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। अगर मेरा इससे पिछले वाला वीडियो आप देखे होंगे, अच्छी तरीके से देखे होंगे, तो पहले ही क्वेश्चन में हमने डीपीएसपी को पूरे तरीके से यानी 36 से लेके 51 तक के अनुच्छेद को पूरा रिवाइज करवाया था। तो वो अगर वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन एकदम धड़ाक से बना करके चले जाएंगे, समय नहीं लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। ग्राम पंचायत का गठन किसमें है, अनुच्छेद 40 में है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना यानी 50-50 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास करना अनुच्छेद 51 में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको एकदम लल्लू पंजू हो जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा है कि अगर आप 50 इस तरह के मेरा वीडियो देख लेते हैं, 50 वीडियो और 50 सेट अगर पूरी तरीके से जितना देर का वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हैं, तो आप किसी भी दरोगा के कोई भी सेट हो, कितना भी हार्ड सेट हो, उस सेट में आप 70% मार्क्स स्कोर करके आएंगे। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 70% मार्क्स ही चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 100% के चक्कर में फेलियर हो जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसको मिलान कीजिए, 5, 1, 2, 3, 4 यानी 5, 1, 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया, यानी मेघालय को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिला है, तो आपका 22वां संविधान संशोधन द्वारा इसको मिला हुआ है। कब, 1969 में। 1969 में असम से अलग हो गया कौन, मेघालय। असम से अलग हो गया मेघालय, असम से अलग हो गया मेघालय। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली 1961 में, दादरा नागर हवेली 1961 में। 14वां संविधान संशोधन 1962 में, कब हुआ था, 1962 में। इसमें पांडिचेरी को राज्य का दर्जा मिला हुआ था। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन आप सबको पता होगा 1967 में हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यानी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, जिसमें सिंधु को जोड़ा गया। पहले जो भाषा थी कितने थे, पहले 14 भाषा ही थी, पहले 14 भाषा था, उसमें सिंधी जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय राज्यों का
भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाइए और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग बताइए। यानी किस तरीके से सही उत्तर का चयन करना है इसको देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ का 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में। वही झारखंड भी 2000 में बना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987। सिक्किम की बात करें तो 1975, सिक्किम 1975 में बना हुआ था 36वां संविधान संशोधन द्वारा, 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम बना था। इसमें अब लफड़ा फंस जाएगा कि छत्तीसगढ़ पहले आएगा कि झारखंड आएगा। तो छत्तीसगढ़ जो बना था 1 नवंबर को बना था। कब नवंबर को बना था? 1 नवंबर 2000 को। आप झारखंड कब बना था? तो झारखंड बना था 15 नवंबर को। कब बना था? 15 नवंबर को बना था। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? ये किसका कथन है? तो ये था अरस्तु का। आपको इस क्वेश्चन को रट करके रखना है, आपको इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में किस देश में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी इंटरनेशनल सोलर जो गठबंधन है उस पर कोई किस देश के साथ समझौता किया गया है? किस देश के साथ? तो कांगो के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ? कांगो के साथ समझौता किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कल वाले वीडियो में पूरा बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सूडान और माली के बारे में अच्छी तरीके से मैप लगाकर बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF मोबाइल डिवाइस मिला है? IVF मोबाइल डिवाइस यानी IVF के द्वारा जो बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे का जन्म लेने की प्रक्रिया है, उसको कहाँ पे मोबाइल डिवाइस मिला है? तो आपका अमरेली में। कहाँ पे मिला है? अमरेली। यह अमरेली कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में अमरेली है। IVF मोबाइल मिला है। तो गुजरात के किस शहर में 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है? तो अमरेली। कहाँ पे मिला है? अमरेली। ये करंट का क्वेश्चन है। एक और करंट का क्वेश्चन आ गया, 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो ये खेल से संबंधित है, तो कोई खेले मंत्री होगा यानी अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? यानी भारत ने निजी तौर पर यानी अपने आप से कौन सा रॉकेट विकसित किया है उसी का नाम बताना है। तो यह है विक्रम एस। विक्रम एस नामक रॉकेट भारत ने निजी तौर पर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर BD मिश्रा। डॉक्टर BD मिश्रा। डॉक्टर BD मिश्रा है। यानी केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का देख रेख सारा का काम कौन करता है? दिल्ली से। यहाँ पे मोदी जी दिल्ली से बैठल है, यहाँ से ही कंट्रोल करते हैं। क्यों? केंद्र शासित प्रदेश उसलिए रखा जाता है कि वो देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी उसको केंद्र शासित प्रदेश में डाला जाता है। इसीलिए दिल्ली से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। कहाँ से? दिल्ली से उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। रमेश बैस की बात करें तो यह है महाराष्ट्र का। कहाँ के है? महाराष्ट्र का। रमेश बैस महाराष्ट्र का। गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया जो है असम के है। कहाँ के है? असम के। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन पेंशन दिवस।
वृद्धाजन दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो 4 को आपको दिवस आपको कंफर्म याद हो गया होगा। 14 नंबर, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ है नागपुर में। कल वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए अगले सेट में ये मिल ही गया। तो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो नागपुर में हुआ है। कहां पे हुआ है? नागपुर में हुआ है। कहां पे? नागपुर। डबल हो गया, रिपीट। 15वां, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो कितने लोगों को दिया गया है? 27 लोगों को। तो प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया गया है? 27 लोगों को दिया गया। यह कहां पे आयोजन किया गया था? एमपी में। कहां पे? एमपी में किया गया था। कब किया गया था? तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आईपी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 42वां है। कितना है? 42वां है। कितना है? 42वां। 43 की बात करें तो बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी बौद्धिक संपदा में कितना है? 43 नंबर स्थान है भारत के। 40 जो है नवाचार सूचकांक कितना है? 40। नवाचार सूचकांक में 40 यानी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किए जाते हैं उसमें भारत का स्थान कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। उसके बाद 41वां में वैश्विक पेंशन सूचकांक, वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 41 नंबर का रैंक है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसकी पुस्तक है? डॉक्टर बिमल जलान। कल वाले सेट में हम इस क्वेश्चन को बताए थे, जब डिस्कशन करा रहे थे तो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिए थे जो यहाँ पर लड़ गया। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसका है? डॉक्टर बिमल जलान की पुस्तक का नाम है। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी अब पुलिस के भर्ती में थर्ड जेंडर भी शामिल होगा तो उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो किस सरकार ने उसको आरक्षण दिया है? तो ये दिया है कर्नाटक सरकार ने। किसने दिया है? कर्नाटक सरकार ने इसको संरक्षण दिया है। कर्नाटक सरकार ने 19 अगस्त 2022 को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट, क्या है? गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस नदी पर है? यह ब्रिज किस नदी पर है? आपको नदी का नाम बताना है। तो यह कहां पे है? चेनाब नदी पर है। गोल्डन ब्रिज कहां पे है? चेनाब नदी। गोल्डन ब्रिज चेनाब नदी पर। गोल्डन ब्रिज चेनाब नदी पर स्थित है। गोल्डन ब्रिज चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर जो परियोजना स्थित है उसको बता देते हैं। कौन सा है? सलाल है, बलगिहार है, बलगिहार, दुलहस्ती। सलाल, बलगिहार, दुलहस्ती, ये सब परियोजना कहाँ पे है? चिनाब नदी पर है। उसी के बाद करें रावी नदी पर। कौन सा? रावी नदी। रावी नदी पर है थीन बांध। कौन सा बांध है? थीन बांध। कहाँ पे है? रावी नदी पर। रंजीत सागर, थीन बांध हो गया, रंजीत सागर हो गया। सारे बांध कहाँ पे है? तो रावी नदी पर स्थित है। एक और है चमेरा बांध। चमेरा बांध कहाँ पे है? चमेरा बांध, सब रावी नदी पर है। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी पर है उड़ी और तुलबुल। उड़ी और तुलबुल परियोजना। उड़ी और तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? झेलम नदी पर है। तो ये सारी परियोजना आपको याद रखना है। 20 नंबर में बताएं, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO कैफे स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपको इसको क्वेश्चन का बिना सोचे समझे आपको 75 मानना है। क्या है? 75, यानी 75 को कैफे को स्थापित करने की मंजूरी दी है। क्यों 75 को क्यों दिया है? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 75वां आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहा है और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं इसी उपलक्ष्य में, यानी 75। 21 में विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाला भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो भारत की पहली फिनटेक कंपनी हो गई है कौन? फोन पे। कौन है?
फोन पे जो यूपीआई भुगतान की अनुमति देने में की पहली फिनटेक कंपनी कौन है? फोन पे। यानी फोन पे क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा फेमस मात्रा में हो गई है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो किसके साथ? पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे भारत है, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे असम है और नीचे क्या है? बांग्लादेश है। तो इसी के साथ ट्रेन चलाने के लिए मंजूरी दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, अणु से परिचय द्वारा 1986 में कराया था। यानी अणु के बारे में सबसे पहले किसने इंट्रोडक्शन दिया? तो विलियम ओस्टवार्ड। कौन हो जाएगा? विलियम ओस्टवार्ड हो जाएगा। 24 नंबर, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले को क्या बोलते हैं? तो कल ही बताए थे कि अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो जाए, क्या हो जाए? द्रव्यमान क्या हो जाए? बराबर हो जाए। द्रव्यमान बराबर हो जाए। द्रव्यमान का मतलब भार। द्रव्यमान मतलब भार। अब भार को कैसे याद रखेंगे? आइसो बार। क्या लिखेंगे? आइसो बार। आइसो बार को बोलते हैं समभारिक। आइसो बार को क्या बोलते हैं? समभारिक। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है। तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसो बार। लेकिन अगर यहीं पे परमाणु संख्या बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं, अगर संख्या बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। यानी स्थान बराबर हो गया। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप। यानी स्थान कहाँ से रहना चाहिए? तो टॉप से रहना चाहिए। स्थान कहाँ से रहना चाहिए? टॉप से, यानी ऊपर से रहना चाहिए। तो टॉप क्या दिखाता है? जगह को दिखाता है। ठीक है। 25 नंबर है, वॉशिंग सोडा की किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण किया जाता है। जब क्रिस्टलीकरण करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का जैसे ही क्रिस्टलीकरण करेंगे वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। यानी वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका 10 गो है इसीलिए डेका हाइड्रेट। जल है तो इसको हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। 26 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होता है? किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होता है? तो किसके उत्सर्जन से होता है? तो बीटा के। बीटा किरणें के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है। समभारिक क्या होता है? कि द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाए। द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाए। तो इसमें क्या होता है? बीटा में परमाणु संख्या, जब बीटा का उत्सर्जन होता है तब परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है। लेकिन द्रव्यमान संख्या में नो चेंज। द्रव्यमान संख्या में नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए समभारिक पैदा हो जाती है। 27 नंबर, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एकदम ही पूरा डिफिनेशन ही दे दिया है। यह विसरण का डिफिनेशन है। किसका डिफिनेशन है? विसरण का डिफिनेशन है। विसरण में क्या होता है कि अगर ये कोई द्रव गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़े मात्रा में है, तो ये क्या करेगा? जो पतला मात्रा में द्रव होगा उसमें ये जाने की कोशिश करेगा, यानी इसको बराबर करने की कोशिश करेगा। ये जब तक जाएगा तब तक कि इसकी दोनों की मात्रा बराबर ना हो जाए तब तक ये जाते रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक अम्ल और एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा सत्य है? एक अम्ल और एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा सत्य है? तो देखिए, पीएच जितना ही ऊंच होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप पीएच स्केल को समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पीएच स्केल है। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया। ठीक है। 7 नंबर को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। 7 नंबर को उदासीन बोलते हैं। इस तरफ से इस तरफ जितने जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जितने जाएगा अम्लीयता घटेगी, अम्लीयता घटेगी, अम्लीयता घटेगी। इसका मतलब है अगर इधर आएंगे तो अम्लीयता क्या होगा?
बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा। यहाँ जाते जाते क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से इधर जाते हैं तो क्षारीयता, यहाँ से इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ेगी और इधर आने पर क्षारीयता घटती है, इधर आने पर क्षारीयता घट जाएगी, क्षारीयता घट जाएगी। तो अब बताइए कि अगर किसी विलयन का पीएच मान कम होगा, पीएच मान कम होगा, पीएच मान कम होगा, जैसे ही पीएच मान कम हुआ ये ज़्यादा पावर में होगा, पावर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगा। पीएच कम होगा, पावर ज़्यादा होगा, किसका, अम्ल का। लेकिन वही क्षार में अगर पीएच कम होगा, पीएच कम होगा तो वो कम क्षारीय होगा, कम होगा तो कम क्षारीय होगा। तो इसी में बता रहा है पीएच जितना उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ये एकदम गलत बात है, ये तो क्षारीय होते जा रहा है। पीएच जितना उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, एकदम सही है। पीएच जितना कम होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा, ये गलत है। पीएच जितना कम होगी क्षार उतना ही दुर्बल होगा, एकदम सही है। यानी 2 और 4 नंबर, 2 और 4 नंबर आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाया गया था? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार आइजीमा ने किया था। किसने किया था? आइजीमा ने। तो कार्बन ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? आइजीमा। कार्बन न्यूनो ट्यूब्स का आविष्कार आइजीमा, कार्बन न्यूनो ट्यूब्स का आविष्कार आइजीमा ने किया था। 30 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। इधर दिया है भौतिक राशि, यहाँ पर दिया है मात्रक। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य का ऐसे मात्रक जूल और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। तो ये आपका मिलान कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, एक समान विद्युतीय गति। एक समान विद्युतीय गति में क्या, या तो स्पीड होगा और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या क्या करना है? तो सबसे पहले एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, ये पिक्चर है यहाँ पे, ठीक, ये पिक्चर है। और इस जो वृत्त है एक समान वृत्तीय गति है, और इस वृत्त के चारों तरफ कोई अगर चक्कर काट रहा है तो स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होगा? स्पीड जो होगा हमेशा बदलते रहेगा। स्पीड क्या होगा? स्पीड जो होगा बदलेगा नहीं। एक समान गति है तो क्या होगा? जितना स्पीड यहाँ पे यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा होगा, तो वही स्पीड यहाँ पर भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ पर भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यहाँ पर भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी वृत्त के चारों तरफ कहीं भी देखेंगे तो स्पीड कितना होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन क्यों? लेकिन यहाँ पर जो चाल है तो चाल तो समान रहेगा, लेकिन वेग क्या होगा? बदलते रहेगा। यहाँ पे आएगा तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे आएगा तो इस तरीके से, फिर आएगा तो इस तरीके से, यानी वेग बदलते रहेगा। वेग क्या हो जाएगा? बदलते रहेगा। तो चाल तो अचर रहेगा, लेकिन वेग क्या हो जाएगा? चर, यानी वेग बदलते रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर में है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ओडोमीटर भी आधारित है, पनडुब्बी भी आधारित है, लेक्टोमीटर भी आधारित है, यही वाला हाइड्रोमीटर आधारित नहीं है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर है, घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित में से आधारित है। तो क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य जो होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करता है। क्वार्टज क्रिस्टल किस इफेक्ट पर कार्य करता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करता है क्वार्टज क्रिस्टल। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो पर्दे पर प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब को कैसा होना चाहिए? तो प्रतिबिंब को वास्तविक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए।
छोटा हो या बड़ा हो सब चलेगा, लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए। मतलब ये आभासी बड़ा ये भी चलेगा, आभासी छोटा वास्तविक छोटा ये भी चलेगा, वास्तविक बड़ा वास्तविक छोटा यानी दोनों चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक टेस्ला किसके बराबर है? एक टेस्ला किसके बराबर है? तो एक टेस्ला जो होता है, एक टेस्ला जो होता है एक गॉस के बराबर होता है। कितना होता है? गॉस के बराबर होता है, एक गॉस के बराबर होता है। टेस्ला जो है क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? एसआई मात्रक होता है। वेबर की बात करें तो वेबर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है कौन? वेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन मफलर क्या होता है? तो ग्रीन मफलर क्या होता है? तो ग्रीन मफलर को समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रोड है, ये क्या है? रोड है, ये रोड है, अच्छा सा रोड है, ये जा रहा है रोड है, और रोड बहुत अच्छा हाईवे है, और हाईवे के बगल बगल में ग्रीन पेड़ लगा दिया जाता है, हरा हरा पेड़ लगा दिया जाता है। हाईवे के बगल में पेड़, इधर भी पेड़ लगा दीजिए, इधर भी पेड़ लगा दीजिए, इधर भी पेड़ लगा, चारों तरफ यानी हाईवे के साइड में एकदम घनघोर पेड़ लगा दिया जाता है। इस घनघोर पेड़ लगाने से क्या फायदा होता है कि गाड़ी से निकलने वाले धुआं का तो ये सोख ही लेता है, उसके बाद इससे जो गाड़ी से जो बड़ी तेज मात्रा में जो आवाज़ निकलती है ना, उसको ये रोक लेता है, अपने में फंसा लेता है। आवाज़ इससे टकरा करके वहीं पे रह जाती है, बाहर नहीं जाती है। यानी ये क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण को रोकता है। क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण को रोकता है। तो ग्रीन मफलर का कार्य है ध्वनि प्रदूषण को रोकना। ग्रीन मफलर का कार्य क्या है? ध्वनि प्रदूषण को रोकने का कार्य करता है। देखिए, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण, तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। यानी मानव जो है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, किसी भी कारण से हो, जैसे भी हो, प्रदूषण जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो चेरनोबिल दुर्घटना क्या है? तो चेरनोबिल दुर्घटना जो हुआ था 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को हुआ था चेरनोबिल। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल दुर्घटना हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन की कंपनी थी, रासायनिक कंपनी, उसमें नाभिकीय दुर्घटना हो गई थी। मतलब ये क्या है? नाभिकीय दुर्घटना है। 39 में भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक किससे संबंधित है? ABC सूचकांक जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। तो ABC सूचकांक स्वास्थ्य से संबंधित है। 40 में एरो परियोजना का संबंध किससे है? एरो परियोजना का संबंध किससे है? तो एरो परियोजना जो है डाकघरों की नई पहचान बनाने के लिए किया गया है। एरो बना दिया और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बना दिया, यानी ये क्या है? एरो पोस्ट ऑफिस। इसी तरह से ना पोस्ट ऑफिस दिखाई देता है, यानी एरो परियोजना क्या है? पोस्ट ऑफिस, IPPB, यानी एरो परियोजना जो है पोस्ट ऑफिस की नई पहचान बनाने के लिए इस परियोजना को चलाया जा रहा है ताकि इसका विकास हो। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार का बैंक है, इस बैंक में सरकारी योजना से रिलेटेड जितने सारे पैसा होता है बहुत जल्द धड़ाक से इसमें आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा इसमें बहुत जल्दी आता है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें अगर खाता खुलवाते हैं ना तो NPCI एकदम हैंड टू हैंड NPCI हो जाता है। जब खुलवाएंगे उसी समय NPCI हो जाता है। अन्य बैंकों में तो लफड़ा होता है। 41 का बोले तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ कब हुआ? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ 2004 में हुआ है। कब हुआ है? 2004 में हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान 2010 में, सर्व शिक्षा अभियान 2010 में। निम्न में से कौन कयांत्री चट्टान का उदाहरण नहीं है? कयांत्री चट्टान कौन सा नहीं है?
तो सिस्ट हो गया, सर्पेंटाइन हो गया, सलेट हो गया, सारा का सारा कायांतरिक चट्टान है। कल ने चट्टान के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया है कि कौन सा कायांतरिक चट्टान है, कौन सा अवसादी है, कौन सा आग्नेय, सारा बताया है। तो आप उस वीडियो को देखे होंगे, इसलिए हम इसमें दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे हैं। यानी इसका उत्तर हो जाएगा सेल। 43 है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान, यानी पिलानी राजस्थान में है। पिलानी राजस्थान में है। 44 में है, मरुगप्पा गोल्ड कप। मरुगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है? मरुगप्पा गोल्ड कप जो है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन से जो संबंधित है, एक होता है थॉमस कप, थॉमस कप, एक होता है उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप जो होता है मेल के लिए है, थॉमस कप मेल के लिए, उबेर कप फीमेल के लिए है। इतना आपको ध्यान में रखना है। पुस्तक है बहुरूपी गांधी। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक है अनु बंदोपाध्याय। कौन है? अनु बंदोपाध्याय। 46 में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। 1966 में जो हुआ था एडीबी की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था। 1955 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस 1955 में। 1967 में आसियान, 1967 में आसियान के बैठक, 1967 में आसियान की स्थापना हुआ था। 47 में है, डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो डाफर जनजाति मुख्य रूप से केरल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। लेकिन डाफला की बात करें, कौन सा? डाफला की बात करें तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? डाफला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। डाफला अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। 48, मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेवाती नस्ल, कल वाला जो वीडियो देखे होंगे उसको एकदम ये कंठस्थ होगा कि मेवाती नस्ल किसका है, क्योंकि कल वाले वीडियो में गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, सारा के सारे नस्लों के बारे में डिटेल्स में बताए थे। तो इसमें हम नहीं बताएंगे, क्या 2-3 वीडियो के बाद इसमें बताएंगे डिटेल्स में। मेवाती नस्ल जो है, मेवाती नस्ल जो किससे है? गाय से है। मेवाती नस्ल गाय से है। मेवाती नस्ल गाय का है। मेवाती नस्ल गाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आस्की। आस्की का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म। तो आस्की का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आस्की का फुल फॉर्म होता है, आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर, अमेरिका स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो किसमें इंफॉर्मेशन इंटरचेंज? तो आपका देखिए अमेरिका स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी वादों सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो कैसा वाद होगा? तो ये क्या होती है? जितने सारे वाद होती है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। 51 है, नए पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति ने किया था? यानी नया पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की बात किस समिति ने किया था? तो किस समिति ने किया था? अशोक मेहता समिति ने। किसने किया था? अशोक मेहता समिति। बलवंत यानी BRM कब हुआ था? 1957। BRM की स्थापना 1957। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुआ था? 1977 में। 1977 में हुआ था।
कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 275। संघ से अनुदान 275 में है। 270 कहता है कि संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा, संघ एवं राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा 270 कहता है, 270 कहता है। ठीक है। 286 की बात करें तो क्रय और विक्रय पर टैक्स का निर्धारण, क्रय और विक्रय पर टैक्स का निर्धारण कौन सा अनुच्छेद करता है? 286 करता है। कौन सा अनुच्छेद? 286। 292 में भारत सरकार का उधार के बारे में ये 292 अनुच्छेद बताता है। 53 में देखिए, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? यानी लोकसभा के अधीन, लोकसभा का मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। कौन सा समिति है? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका भी मंत्रालय है, इसका भी है, श्रम समिति का भी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इसका नहीं है, तो ये लोकसभा के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब गलत है। सुमेलित नहीं है मतलब गलत है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी सही है। बोलीविया की राजधानी लापाज, ये भी सही है। इथियोपिया की राजधानी लुसाका, नहीं, ये गलत है। लुसाका जो है, लुसाका ये जो राजधानी है जाम्बिया की राजधानी है। किसका राजधानी है? जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। लेकिन बात करें इथियोपिया की, इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, आदिस अबाबा। बाकी ये यूक्रेन वाला तो सही है, क्यों है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह से सम्मिलित है? मेलानेशिया, पॉलिनेशिया सारा क्या है? द्वीप समूह है, जो सोलोमन द्वीप के साथ है। किसके साथ है? सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर में है। 56 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल का नाम बताइए। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन है? सहारा। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है दक्षिणी गोलार्ध में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? बोत्सवाना में है। कालाहारी बोत्सवाना में, ये तो 13 देशों में फैला हुआ है। 57 नंबर, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? किसमें भूमध्य रेखा गुजरती है? नेक्स्ट वीडियो में हम मैप के साथ पूरे क्वेश्चन को मैप के साथ डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही से काम चलाइए, इसको याद रखेंगे। अगले वीडियो में हम मैप के साथ इसको समझाएंगे। इसमें जो है भूमध्य रेखा से गुजरने वाले जो होते हैं कोलंबिया हो गया, केनिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 58 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब गलत है, यानी गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में एकदम सही है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नहीं, ये गलत है। मांडव की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में है। मांडव की पहाड़ी गुजरात में है। नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु, एकदम सही है। सेवराई हो गया, जवादी हो गया, अन्नामलाई हो गया। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान पर अवस्थिति का जिस यामोत्तर पर है वो बताइए। क्या है? यानी इसमें जो यामोत्तर बताना है कि यहाँ कितना डिग्री पर होगा। तो 1 घंटा के लिए कितना होता है? 15 डिग्री। 1 घंटा के लिए 15 डिग्री होता है। और यामोत्तर की बात कर रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा और 82 डिग्री पर झुका हो, यानी इसको जोड़ेंगे यानी 172, 72.5 के करीब आएगा, यानी 172.5 हो जाएगा। 60 में, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो एक तो एकदम आसान है, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। सारे के सारे कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सारे के सारे उत्तराखंड में है। लेकिन यही गोसाई थान जो है कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण किससे हुआ है? तो क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। अगर एग्जाम में आपका नसीब खराब रहा तो इससे आपका क्वेश्चन पूछ जाता है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो, इसमें ये क्वेश्चन पूछ देता है नसीब खराब रहने पर।
62 नंबर जो है, नदियों की लंबाई के अवरोही यानी घटते हुए क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की। तो गोदावरी की जो लंबाई है 1465 है। उसके बाद बात करते हैं नर्मदा की। नर्मदा की बात करें तो 1312। उसके बाद बात करते हैं महानदी की। किसको? महानदी और ताप्ती। महानदी और ताप्ती, महानदी क्या है 858, ताप्ती का है 724। यानी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन में स्थित है? तो फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मानस असम में है। मानस असम है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेवरा जो है पश्चिम बंगाल में। नेवरा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल पे। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। 64 नंबर बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, कौन सी बात है? तो वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां है, एकदम सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां है, एकदम यहाँ पे पानी आते रहता है। उनकी उर्वरता कम होती है, एकदम सही है। यहाँ पे उसमें चूना पत्थर की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एकदम गलत है। इसमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। इसमें क्या होता है? फेरस और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य करता है। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। सॉल्व करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे सॉल्व करवाएंगे। अगले वीडियो में हम सभी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजी ट्रिक से सॉल्व करवाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 20 100 डिज हो जाएगा। 66 का जो है आपका 1000 उत्तर हो जाएगा। 67 का जो है आपका 45 साल हो जाएगा। 68 का जो है आपका 65 हो जाएगा। 68 का 65। 69 का जो है आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पत्ती। 70 का जो है डी हो जाएगा। 71 मांगसाधुरा किस राज्य में अवस्थित है? मांगसाधुरा दारा किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है मांगसाधुरा। उत्तराखंड में और है रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा उत्तराखंड में ही है। रोहतांग दर्रा उत्तराखंड में है। लद्दाख में बात करें तो जो जिला दर्रा, वो जिला दर्रा यहाँ पे कहाँ पे है? लद्दाख में है। उसके बाद सिक्किम में क्या है? जलेपला। क्या है? जलेपला। और नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान जो है त्रिपुरा में है। कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। 73 नंबर, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है मियोसिस द्वारा। केवल शुक्राणु और अंडाणु का मियोसिस द्वारा ही होता है, दूसरे किसी में नहीं होता है। 74 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। पौधों को संरक्षित रहना, एकदम सही है। रोमियो की सहायता से वायु की स्थिति रोधन परत तैयार करना, एकदम सही है। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, एकदम सही है। प्रकाश संश्लेषण करना, तो पौधे के बाह्य त्वचा प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 75 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एकदम इजी है। हैजा, हैजा किससे है? तो हैजा किस चीज से होती है? तो हैजा होती है ब्रिबेरियो कोलेरी से। हैजा का कारक क्या है? ब्रिबेरियो कोलेरी है। प्लेग का क्या है? प्लेग का जो है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। तपेदी का क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। तो इसको आप मिलान करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 76 में निम्नलिखित में से किस कंपोजिटी का कुल का पौधा है? निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है? तो कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है, इसको बताने के लिए आपको सूरजमुखी, क्या है? सूरजमुखी कंपोजिटी कुल का पौधा है। कौन सा? सूरजमुखी।
डीएनए परीक्षण किया गया था। तो डीएनए का सबसे पहले परीक्षण किया था किसने? डॉक्टर एलेक जेफरीज में। लेकिन डीएनए का खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए के क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए के क्रियात्मक इकाई को जीन बोलते हैं। यानी आनुवांशिक इकाई क्या है? जीन है। क्या है? आनुवांशिक इकाई जीन है। जीन यानी एक माता पिता का लक्षण जीन की वजह से ही उसके बच्चों में होती है। 78 में बोलिए, प्रसव के बाद माँ के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है। तो उस जिसके किस नाम से जाना जाता है? तो यानी गाढ़े पीले रंग के जो दूध होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। 79 नंबर, जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं तो इस अवस्था को बोलते हैं प्रीकॉर्सियोसिस प्यूबर्टीज। प्रीकॉर्सियोसिस प्यूबर्टी। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो हो जाएगा पीनियल ग्लैंड। किसके द्वारा? पीलियन ग्लैंड। एक होता है मेलानिन हार्मोन। ये क्या करता है? त्वचा के रंग को बताता है। यानी कोई गोर है या काला है तो त्वचा के रंग इस पर डिसाइड करता है। गोर व्यक्ति को गर्म नहीं लगता है, ज़्यादा गर्म नहीं लगता है, लेकिन जो काला होगा उसको ज़्यादा गर्मी देता है। ठीक है, तो इतना ध्यान देंगे। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। जिसमें निषेचन के अंडा वृद्धि करके क्या बन जाता है? वयस्क बन जाता है। यानी बिना निषेचन किए हुए अंडा वयस्क बन गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अशोक को क्या बोलते थे? तो प्रियदर्शनी बोलते थे। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक बोलते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते थे। क्या बोलते थे? विक्रमादित्य बोलते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते थे। उसी प्रकार से स्कंदगुप्त को क्रमादित्य बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थल और वस्तु का मिलान, किसका मिलान गलत है उसी को चुनना है। लोथल से नाव के चित्रित मोटल सही है। चनहुद्रों से अलंकृत हाथी ये भी सही है। बनवाली से जौ ये भी सही है। सूरकोटला से धान की भूसी नहीं। धान की भूसी जो प्राप्त हुआ है रंगपुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? रंगपुर से हुआ है। राजा की देवी का उत्पत्तन का सिद्धांत। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? किस ब्राह्मण में मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये हो जाएगा ऐतरेय। किस में हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अनात्मावाद सिद्धांत है किस धर्म का? तो बौद्ध दर्शन का। किसका है? बौद्ध दर्शन का अनात्मावाद सिद्धांत है। 86 नंबर, शाहजी ने किसे पूना के जागीर प्राप्त किया था? शाहजी किससे पूना का जागीर प्राप्त किया? तो आदिल शाह से। किसे प्राप्त किया था? आदिल शाह से। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था? तो सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। MBT जो होता है मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन ये ससुरा बैल भी था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था लेकिन बैल था। इसको प्रशासन करने की जानकारी अच्छी तरीके से नहीं थी। 88 जो है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने पत्रिका के माध्यम से लोगों को उकसाना शुरू किया। सबसे पहले इन्हीं ने विरोध में खड़ा हुए थे। 89 जो है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा किसान आंदोलन है? इस क्वेश्चन में आप लोग फंस जाएंगे, धड़ाक से मारेंगे चंपारण, फंस के आ जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। यह है बिजोलिया। कौन सा है? बिजोलिया। बिजोलिया 1897 में। बिजोलिया 1897 में। बेगू जो है कि ये भी किसान आंदोलन है 1921 में। चंपारण जो है 1917 में हुआ था। 90 नंबर क्वेश्चन है, ट्वाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा था?
ट्वाइस टोटल रेवोल्यूशन, ट्वाइस टोटल रेवोल्यूशन यानी क्रांति से बात कर रहा है, यानी इसमें क्रांतिकारी दिख रहा है ना, जयप्रकाश नारायण, यही होगा। 91 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? वीणा बजाने के लिए बहुत ही फेमस था कौन? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब वीणा के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फकीर विद्रोह बंगाल सही है, मोपला विद्रोह केरल एकदम सही है, तेभागा विद्रोह असम ये वाला गलत है। तेभागा विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ सुमेलित का नहीं है कि इसको बोल रहा है। 93 में है, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन से। क्योंकि जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई, शुरुआत हुई, सारे के सारे नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। तो कुछ कुछ लोग जो है छुप छुप के रेडियो के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करते थे, इस आंदोलन को एकदम लगातार सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते थे, यानी इसीलिए इसको भूमिगत आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूमिगत आंदोलन बोला जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। सरदार पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। क्या दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल उपाधि दिया था। 95 निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद कहा जाता है? लघु वेद किसको कहा जाता है? यानी तमिल का ग्रंथ है जिसको लघु वेद कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ है जिसको लघु वेद कहा जाता है? तो तमिल का ग्रंथ है कुराल। क्या है? कुराल, यानी कुराल यहाँ पर दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? लघु वेद बोलते हैं। 96 में भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1838 में हुआ था। 97 में साबुन ग्रीज को हटाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो साबुन में पायसीकरण प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया? पायसीकरण प्रक्रिया होती है। 98 कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कार्बन पर टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड। कौन सा है? तो न्यूजीलैंड आंसर हो जाएगा। किस अशोक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल अगस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगस्टस। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1919 में। तो आई होप टोटल 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज थोड़ा जल्दी में कर दिए हैं, लेकिन कल वाले वीडियो में, कल वाले जो सेट प्रैक्टिस होगा उसमें एकदम मैप के साथ सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में सॉल्यूशन करेंगे। टोटल मैप के साथ डिटेल्स में सॉल्यूशन करेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद लाइक करेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद दोस्तों में शेयर करेंगे। जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, सारे के सारे ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप होंगे, सारे के सारे ग्रुप में आपको शेयर करते हुए जाना है इसको, ताकि इस ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा सभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, इससे जानकारी मिले, ताकि उसका सभी चीज़ मजबूत हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।